तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है, जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। एड, चलते हैं। टेल। नो। इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो 19 साल तक इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी रही, जिस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1975 में 50 करोड़ रहा और इंडिया नेट 15 करोड़, यानी आज के अकॉर्डिंग 3500 करोड़ के आसपास का स्टैगरिंग कलेक्शन व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। शोले इंडिया की वो पहली फिल्म रही जिसे 70mm फॉर्मेट पे 6 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ फीचर किया गया। 6 साल तक ये फिल्म थिएटर में लगी रही, 15 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बेच डाले। साउथ इंडस्ट्री जो हिंदी सिनेमा के मार्केट में घुस के आज उसी का शिकार कर रही है, वो शोले से इतना डर गई थी कि शोले मूवी को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। कुछ नहीं चेंज हुआ। we have forgotten our memory is Sholay. Some of the Tamil filmmakers said we must never allow these films to come here. हम बना नहीं पाएंगे ऐसा पिक्चर्स। इंडियन सिनेमा की इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बेंचमार्क फिल्म को आज से 50 साल पहले पीएम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की वजह से जो मेकर्स नहीं कर पाए थे, आखिर फाइनली आज 50 इयर्स लेटर 12 दिसंबर 2025 को उन्हें 4K में वो काम करने का मौका मिल ही गया जो था फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स। यानी अब 4K रिस्टोर्ड फाइनल कट में ओरिजिनल एंडिंग दिखाया जा रहा है, जिसमें ठाकुर गब्बर को अपने स्पाइक्ड शूज से मारता है, जो फिल्म के इमोशनल कोर को पूरा करता है और ऑडियंस को भी पूरी तृप्ति देता है, क्योंकि इस क्लाइमैक्स में गब्बर जैसा खूंखार विलन जेल नहीं जाता, बल्कि ठाकुर के स्पाइक्ड जूतों के नीचे कुचला जाता है। तो इसलिए आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के इस लेजेंडरी या फिर एपिक क्लासिक रिवोल्यूशनरी फिल्म शोले की मेकिंग प्रोसेस और क्यों और कैसे इस फिल्म ने पूरे हिंदी सिनेमा या यूं कहे इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन किया, जिसके टेम्पलेट्स पे आज भी केजीएफ, पुष्पा, कैथी, रईस, गैंग्स ऑफ वासेपुर और ना जाने कितनी ही फिल्में बनती है जो कि एक मास हीरो या एंटी हीरो की जर्नी हमें दिखाती है। और क्या आपको पता है कि शोले जो कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, उसका सीक्वल भी बनने वाला था और इस सीक्वल में जैकी चैन तक को कास्ट किया गया था। और क्या आपको पता है कि शोले जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन उस टाइम पे फिल्म क्रिटिक्स ने शोले को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद हुआ ये, हेमा जी, रमेश सिप्पी जी और सलीम जावेद साहब ये दोनों आए हमारे घर, तो भाई साहब गड़बड़ हो गई है, पिक्चर जो है वो चली नहीं है, फ्लॉप हो गई है। तो शोले जो इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म होने वाली थी, वो अचानक से कैसे इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई, हम आपको इस इंसिडेंट के बारे में तो बताएंगे, साथ ही साथ आज हम शोले मूवी को लेकर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सलीम जावेद को शोले का आइडिया आया और कैसे सिर्फ एक आइडिया पे सलीम जावेद ने इंडियन सिनेमा की सबसे तगड़ी स्क्रिप्ट लिख डाली और स्क्रिप्ट लिखने के बाद शोले की कास्टिंग करते टाइम क्या क्या कांड हुए और शोले की शूटिंग करते टाइम शोले की टीम को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा और जब ये फिल्म रिलीज हुई एंड ब्लॉकबस्टर हुई तो आखिर क्यों जिस शोले को रिलीज करने के टाइम क्रिटिक्स ने मस्त धोया था, वो आज की डेट में कैसे वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम फिल्म बन गई। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों नसरुद्दीन शाह मानते हैं कि शोले एक ग्रेट फिल्म नहीं है। और सिर्फ नसरुद्दीन ही नहीं, बाकी बॉलीवुड के और भी बड़े बड़े सेलेब्स हैं जो शोले को आज भी ओवररेटेड बोलते हैं। तो आइए आज के केस स्टडी में डिटेल में बात करते हैं जय वीरू की बेमिसाल ब्रोमांस से लेकर बसंती का कुत्तों के सामने नाचना और ठाकुर के कटे हाथों से गब्बर के खात्मे की पूरी कहानी। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसेप्शन ऑफ शोले की। तो शोले फिल्म बनने की कहानी शुरू होती है 1973 में, क्योंकि 1973 में राइटर डुओ सलीम जावेद के पास बस 4 लाइन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म का आइडिया आता है और वो आइडिया ये था कि एक आर्मी ऑफिसर होता है जो अपनी फैमिली के जान का बदला लेने के लिए 2 एक्स सोल्जर्स को हायर करता है और ये आइडिया सलीम जावेद पहले 2 बड़े प्रोड्यूसर्स को पिच कर चुके होते हैं, बट वो दोनों ही प्रोड्यूसर्स इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सलीम जावेद यही आइडिया लेजेंडरी डायरेक्टर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा को भी सुनाते हैं, लेकिन इन दोनों को भी इस आइडिया में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखता। उसके बाद सलीम जावेद जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी के पास ये आइडिया लेके जाते हैं और रमेश सिप्पी को ये आइडिया इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो उसी टाइम सलीम जावेद को 1.5 लाख रुपए दे देते हैं और बोलते हैं कि इस आइडिया पे आप 3 घंटे की फुल फ्लेश फिल्म डेवलप करो। साथ ही साथ रमेश सिप्पी सलीम जावेद को एक इंपॉर्टेंट सजेशन भी देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे आइडिया में जो आर्मी ऑफिसर है उसको आर्मी ऑफिसर की जगह पुलिस ऑफिसर कर दो, क्योंकि शायद उनको आर्मी ऑफिसर रिलेटेड एक्टिविटीज के सीन शूट करने की परमिशन नहीं मिली होती। तो रमेश सिप्पी के इस सजेशन को मानते हुए सलीम जावेद मूवी की स्टोरी में काफी चेंजेस करते हैं और शोले फिल्म की स्टोरी को धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। तो फिल्म शोले की स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ और वो बात ये है कि शोले फिल्म की जो स्टोरी होती है वो कम्प्लीटली ओरिजिनल है ही नहीं, बल्कि सलीम जावेद ने शोले मूवी की स्टोरी और शोले मूवी को आइकॉनिक सीन्स को 7 अलग अलग इंडियन एंड फॉरेन मूवी से इंस्पिरेशन लेके लिखा था। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि शोले 7 फिल्मों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। जैसे शोले में 2 लोगों को हायर करके एक डेकेड से लड़ने वाला जो प्लॉट होता है ना, वो एक्चुअली 7 सामुराई एंड मैग्निफिसेंट 7 से इंस्पायर्ड है। मूवी में जिस सीन में गब्बर ठाकुर की फैमिली को मार देता
देता है वो वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट के मैस्कर सीन से इंस्पायर्ड है। शोले मूवी का जो आइकॉनिक ट्रेन रॉबरी सीन है वो बॉलीवुड फिल्म गंगा जमुना की एक ट्रेन सीन से इंस्पायर्ड था। और इन सब के अलावा बताया जाता है कि गब्बर का कैरेक्टर भी फॉर अ फ्यू डॉलर मोर जैसी मूवी से इंस्पिरेशन लेके लिखा गया था। इसके अलावा मूवी में कुछ और भी सीन्स थे जो कि मेरा गांव मेरे देश, खोटा सिक्का जैसी मूवी से इंस्पायर्ड थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि कॉपी करना और इंस्पिरेशन लेने में बहुत फर्क होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे राजा मौली और जवान के डायरेक्टर एटली कुमार है। तो शोले के केस में सलीम जावेद ने उन मूवी से इंस्पिरेशन लेते हुए शोले को लिखा, प्लस खुद की काफी सारी चीजें ऐड भी की, एंड दैट्स हाउ उन्होंने शोले की एक वर्ल्ड क्लास स्क्रिप्ट लिखी। हमारे पास बहुत मटेरियल था, आज लोगों के पास पढ़ते नहीं है, आज लोगों के पास, इसलिए उनके पास मटेरियल नहीं है राइटिंग का। दे डोंट हैव मटेरियल। जिंदगी से भी ले सकता है आदमी, फिल्मों से भी ले सकता है, किताबों से भी ले सकता है। तो हमारे पास ये तीनों जगह से मटेरियल आया हुआ था, हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। एक स्क्रीन प्ले, व्हाट इज स्क्रीन प्ले? स्क्रीन प्ले कि आप 400 पेज की एक नावल है, 550 पेज की एक नावल है, 250 पेज की एक नावल है, उसको आप पढ़ने की भी कोशिश करें तो आपको 3-4 दिन से कम नहीं लगते हैं, और हम वही देख लेते हैं एक फिल्म के अंदर 2.5 घंटे के अंदर। तो एडेप्टिंग फॉर फिल्म जो है वो है स्क्रीन प्ले। अब सलीम जावेद ने शोले की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी थी, तो उसके बाद उन्हें एक असिस्टेंट राइटर ने उस मूवी के डायलॉग्स को देवनागरी में ट्रांसक्राइब किया ताकि हिंदी रीडर्स भी उर्दू डायलॉग्स को अच्छे समझ सके। अब फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद फिल्म की कास्टिंग शुरू होती है। फिल्म की कास्टिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने शोले की कास्टिंग शुरू की तो उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस किया जो वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और वो चीज थी सलीम जावेद मूवी की कास्टिंग के लिए जिन जिन हीरो के पास गए उन्होंने जय एंड वीरू के कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इवन अमिताभ, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, सबको बस गब्बर का ही रोल प्ले करना था। मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाए, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन इवेंचुअली गब्बर का रोल इनमें से किसी को भी मिलता नहीं। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे हर एक्टर ने गब्बर के रोल के लिए ट्राई किया था, एंड आखिर किस रीजन की वजह से सलीम जावेद ने इतने बड़े बड़े स्टार्स को गब्बर का रोल दिया ही नहीं। तो सबसे पहले आते हैं धर्मेंद्र पे। अब उनको मूवी में करना था गब्बर का रोल, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने ये शर्त रखी थी कि अगर धर्मेंद्र गब्बर बनेंगे तो संजीव कुमार वीरू बनेंगे। लेकिन संजीव कुमार के वीरू बनने से धर्मेंद्र को बहुत दिक्कत थी, और उनको दिक्कत इसलिए थी क्योंकि मूवी में वीरू के रोल के अपोजिट हेमा मालिनी जी थी, और संजीव कुमार हेमा मालिनी को पटाना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी उनको भाव नहीं दे रही थी, एंड धर्मेंद्र को भी हेमा मालिनी काफी पसंद थी। तो उन्हें डर था कि शूटिंग के टाइम पे कहीं संजीव कुमार उनकी वसंती को उड़ा ना ले जाए। तो सिर्फ इसीलिए धर्मेंद्र ने गब्बर के रोल को चूज ना करके वीरू के रोल को चूज किया, ताकि उनको हेमा मालिनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और ऐसा बताया जाता है कि धर्मेंद्र ने शोले के टाइम पर हेमा मालिनी के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए स्पॉट वॉइस को हर बार 20 रुपए दिए। मतलब जब भी कोई सीन शूट करना होता, जैसे कि रिवॉल्वर ट्रेनिंग वाला सीन, धर्मेंद्र ने क्वाइटली क्रू को पैसे देने का तरीका अपनाया। इसे होता ही है कि वो एक्सीडेंटली शूट को स्पॉइल कर देते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टर गिरा देना, ट्रॉली हिला देना, या फिर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक करते रहना, जिससे डायरेक्टर को रीटेक लेना पड़ता और धर्मेंद्र साहब को हेमा मालिनी जी के साथ और भी हक्स या सीन्स करने का मौका मिल पाता। तो अब वीरू का रोल धर्मेंद्र करेंगे ये तो फिक्स हो गया। बट अगर बात करें जय के रोल की, तो वो रोल एक्चुअली शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर होने वाला था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से पहले अमिताभ बच्चन धर्मपाजी के घर गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको भी शोले फिल्म में काम करने का मौका दिया जाए। तो फिर क्या था, धर्मपाजी ने सलीम जावेद और रमेश सिप्पी के आगे अमिताभ की सिफारिश लगा दी, और कुछ इस तरह अमिताभ बच्चन को ये रोल मिल गया। बट ऐसा करने की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। और अब जय और वीरू की कास्टिंग फाइनल होने के बाद ठाकुर की अगर बात करें तो ऐसा जैसे सेठ की संजीव कुमार को भी गब्बर का रोल ही चाहिए था, लेकिन रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को लगा कि संजीव कुमार हैप्पी गो लकी नेचर के टाइप रोल करते हैं, मतलब उनकी पॉजिटिव इमेज, हीरो टाइप इमेज पब्लिक में थी, और उस टाइम पे जनता बड़ी भोली वाली होती थी, वो आपको ऑन स्क्रीन जैसा देखती थी वैसा ही आपके लिए इमेज बना लेती थी, जिसकी वजह से मे भी गब्बर का रोल उनपे सूट ही नहीं हो पाता, इसीलिए उनको ठाकुर का रोल ऑफर किया जाता है। और बात करें बसंती के रोल की, तो हेमा मालिनी को इस रोल में कुछ खास इंटरेस्ट कभी भी नहीं था, वो तो बस धर्म जी को देख के बहक गई थी, इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए हाँ भी कर दिया था। आई मीन हेमा मालिनी को लगा था कि उनका इस फिल्म में रोल भी बहुत छोटा है, इसीलिए शुरुआत में वो इस रोल के लिए हेजिटेट करती है। पर सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने उनसे कहा होता है कि अगर आप ये रोल रिजेक्ट करती हो तो फ्यूचर में आपको इस बात का बहुत रिग्रेट होगा, और यही बात सुन के हेमा मालिनी उनकी बात मान लेती है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इतने लोगों के बीच में एक छोटा सा एक रोल, आप मुझे क्या आफ्टर मेकिंग सीता गीता आप मुझे इतना छोटा सा रोल दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला आप कर लो,
otherwise you will repent. अब बात करें शोले के मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर गब्बर की कास्टिंग की, तो भैया गब्बर का रोल सबसे पहले डैनी को ऑफर हुआ था। इवन गब्बर के रोल के लिए डैनी के साइज के कॉस्ट्यूम भी रेडी हो गए थे, लेकिन शोले की शूटिंग स्टार्ट होने से कुछ महीने पहले ही डैनी को एक और बड़ी फिल्म धर्मात्मा का ऑफर मिलता है और उन्होंने धर्मात्मा के लिए शोले छोड़ दी होती है। और उनका शोले छोड़ने के बाद सलीम जावेद एंड रमेश सिप्पी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किसे कास्ट किया जाए, अब गब्बर का रोल कौन प्ले करेगा। तो फिर शुरू हुआ नए गब्बर की सर्च और इस खोज में सलीम जावेद ने गब्बर के लिए पूरा बॉलीवुड छान मार लिया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा एक्टर मिला ही नहीं जिसे देख के वो कह सके कि ये बंदा जो गब्बर का रोल पुल अप कर सकता है वो शायद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो जब ये सब हो रहा था तभी सलीम को याद आता है कि सालों पहले जावेद अख्तर ने उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के बारे में बताया था, तो क्यों ना उस एक्टर को गब्बर का रोल दिया जाए, और वो एक्टर होते हैं अमजद खान। अब वैसे तो अमजद खान से बेटर कोई भी गब्बर का रोल प्ले नहीं कर सकता, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान सलीम जावेद एंड रमेश सिप्पी को अमजद खान के ऊपर बहुत डाउट्स थे, और वो कैसे उन डाउट्स की वजह से शोले एक बहुत बड़ी फ्लॉप भी हो सकती थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं शोले मूवी की शूटिंग को लेके। तो शोले मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है अक्टूबर 1973 में। जगह डिसाइड किया जाता है कर्नाटका के रामनगर नाम की एक जगह पे, और वहीं पे शुरू होती है फिल्म की शूटिंग। तो सबसे पहले शोले के मेकर्स रामनगर एंड बैंगलोर हाईवे के बीच एक रोड बनवाते हैं ताकि बार बार रामनगर जाने का कोई इशू ना हो और शूटिंग का सामान भी वहां पे इजीली ले जाया जा सके। और यही नहीं, शोले मूवी में जो तुम रामगढ़ गांव देखते हो वो रियल में रामनगर में ही फिल्म के मेकर्स ने वो पूरा गांव क्रिएट किया था। शोले मूवी में आप जितने भी घर देखते हो या फिर वो ब्रिज वगैरह, वो सब शोले के मेकर्स ने शूटिंग पर्पसेस के लिए बनाए थे, इसलिए रामनगर के एक हिस्से का नाम मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के नाम पर है, जिसे आज भी सिप्पी नगर कहा जाता है। अब अगर शूटिंग की बात करें तो वहाँ शोले की शूटिंग लगभग 2.5 साल तक चली। फिल्म परफेक्ट बन सके इसीलिए शोले के हर सीन को शूट करने में काफी टाइम लिया गया। जैसे कि शोले का वो गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाले सॉन्ग को, इस गाने को शूट करने में 21 दिन का टाइम लगा। जिस सीन में राधा लैम्प जलाती है उस सीन में लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से उस सीन को शूट करने में 20 दिन गए, और जिस सीन में गब्बर इमाम के बेटे को मारता है उस सीन को 19 डेज में शूट किया गया था। और शोले का जो ट्रेन रॉबरी सीन था उसे शूट करने में 7 हफ्ते लगे थे। और आपको बता दूं कि शोले मूवी के ट्रेन सीन के एक्शन सीन्स को गैरी क्रॉम्पटन ने डिजाइन किया था। हाँ, ये वही इंसान था जिसने जेम्स बॉन्ड की मूवीज के एक्शन सीन्स डिजाइन करे थे। साथ ही साथ शोले एक और रीजन की वजह से एक लैंडमार्क फिल्म बन जाती है। शोले इंडिया की वो पहली फिल्म थी जिसे 70 mm फॉर्मेट पे 6 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड को फीचर किया गया था, और इस फिल्म के बाद सेम चीज बाकी मूवीज में भी होने लगी थी। तो 2.5 साल तक बैक टू बैक घिसने के बाद, शूटिंग करने के बाद अप्रैल 1975 में शोले की शूटिंग कंप्लीट होती है, और मेकर्स डिसाइड करते हैं कि इस फिल्म को 15 अगस्त 1975 में रिलीज किया जाएगा। लेकिन शोले के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्म के बहुत सारे सीन्स दोबारा से शूट करने पड़ते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जब शोले को सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है तो मूवी में टू मच वायलेंस देख के उनकी रूह का परिंदा फड़फड़ा के पिछवाड़े से निकलने लगता है। इसलिए वो मेकर्स को कहते हैं कि एक तो ये सारे वायलेंस वाले सीन काट दो, दूसरा फिल्म का क्लाइमेक्स दोबारा से शूट करो। और सेंसर बोर्ड ने फिल्म का क्लाइमेक्स दोबारा शूट करने के लिए बोला था, क्योंकि शोले मूवी के ओरिजिनल क्लाइमेक्स में ठाकुर खुद गब्बर को मार देता है, और ये देख के उनको लगता है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर लॉ अपने हाथ में लेके एक डाकू को मारेगा तो उससे ऑडियंस नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस हो सकती है। वैसे भी इमरजेंसी की वजह से देश में माहौल खराब था, तो इसी वजह से रमेश सिप्पी ने शोले के क्लाइमेक्स को दोबारा से शूट किया होता है। और इस क्लाइमेक्स में जब ठाकुर गब्बर को मारने ही वाला होता है तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। तो उस टाइम पे क्लाइमेक्स के साथ शोले थिएटर में रिलीज होती है। बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 15 साल बाद जब शोले मूवी यूके में VHS पर रिलीज होती है तो वहाँ इसके थिएट्रिकल कट के साथ शोले का ओरिजिनल डायरेक्टर कट भी रिलीज किया जाता है। इस डायरेक्टर कट में शोले का वो ओरिजिनल क्लाइमेक्स सीन भी होता है जहाँ ठाकुर खुद गब्बर को मारता है। साथ ही साथ कुछ और वायलेंस वाले सीन भी होते हैं जिनको इंडिया में रिलीज के टाइम पे कट कर दिया गया था। तो अगर वापस से मुद्दे पे आए तो सेंसर बोर्ड से न्यू क्लाइमेक्स के साथ पास होने के बाद शोले 15 अगस्त 1975 को ही रिलीज होती है। और शॉकिंगली ये फिल्म शुरू के 2 हफ्तों में एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। उस टाइम पे क्रिटिक शोले फिल्म की कह लेते हैं। इन फिर 2 हफ्ते के बाद कुछ ऐसा होता है कि शोले इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिगेस्ट हिट साबित हो जाती है। अब शोले ने आखिरकार क्या किया था कि साउथ इंडस्ट्री वाले शोले और बाकी बॉलीवुड मूवीज को भी बैन करने पे उतर आए थे, उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज होती है। फिल्म को इंस्टेंटली नेगेटिव रिस्पांस मिलने लगता है, और उस टाइम पे जो सिनेमा के 14 हुआ करते थे, आई मीन फिल्म क्रिटिक्स, वो शोले फिल्म को एक फ्लॉप फिल्म बता देते हैं। बहुत से क्रिटिक शोले को एक मीडियोकर फिल्म बोलते हैं, तो बहुत से क्रिटिक शोले को वेस्टर्न मूवीज की सस्ती कॉपी बोलते हैं। और शोले को लेके इतना नेगेटिव रिस्पांस देख के शोले की पूरी टीम अमिताभ बच्चन के घर पहुंच जाती है। वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों शोले लोगों को पसंद नहीं आ रही, और अगर उन्हें शोले को हिट कराना है तो उन्हें मूवी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। उस मीटिंग में रमेश सिप्पी ने कहा कि शायद शोले इसलिए फ्लॉप हो रही है क्योंकि मूवी में अमिताभ का कैरेक्टर मारा जाता है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें मूवी का क्लाइमेक्स दोबारा से शूट करना चाहिए, और इस क्लाइमेक्स में हमें अमिताभ बच्चन को जिंदा रखेंगे। एंड में उनकी शादी
बाद ये जया से करा दी जाएगी और इन सीन्स को जल्दी से रीशूट करके फिर फटाफट एडिट करके मूवी को थिएटर में दोबारा रिलीज कर देंगे। बट उस मीटिंग में सलीम जावेद भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मूवी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा और वेट करना चाहिए और ये फिल्म पक्का चलेगी। इसके बाद हुआ ये, हेमा जी, रमेश सिप्पी जी और सलीम जावेद साहब ये दोनों आए हमारे घर में। एक निर्णय निकला कि यार देखो, विडो रीमैरिज वाली बात जो है ना, ये बड़ी इमोशनल होती है। विवाह जो है उसका फिर से बार जीवन जो है वो संवर जाए, ये हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत अच्छी बात बन रही थी, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हमको जीवित कर देंगे फिर से और हमको मिलवा देंगे जया के साथ। है कि जनता जो है इसको अच्छी तरह से समझ जाएगी। हम लोग सब बहुत निराश होकर के निकले, थोड़ी दूर गए, गेट पे हमने उनसे बाय बाय किया। रमेश जी गए थोड़ी दूर आगे और फिर मुड़ के कहा, अरे ऐसा है मंडे तक ठहर जाते हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं जाते हैं। मंडे के बाद इतिहास रच गया भाई साहब। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे मूवी लोगों को और भी ज्यादा पसंद आने लगी और आगे जाके ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब बात करें कि शुरू में ये फिल्म क्यों ऑडियंस को पसंद नहीं आई और फिर अचानक से ये फिल्म लोगों की फेवरेट कैसे बन गई, तो इस बात का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था साजिद खान ने। शोले का नाम सुना है हम सब। अब शोले लोग बोलते हैं कि यार फर्स्ट वीक में तो फ्लॉप थी पिक्चर, जो बात बिल्कुल झूठ है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि शोले फ्लॉप है फर्स्ट वीक में। जो कोई कुछ भी बोल दे, हाउ डू यू कॉल अ फिल्म अ फ्लॉप अगर हर सीट आपकी हर सिनेमा में ऑल ओवर इंडिया फुल है। डिप्रेसिंग लगी थी लोगों को शोले उस वक्त, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, उस तरह का सिनेमा उन्होंने देखा नहीं था। हाँ, बहुत नया सिनेमा था, सही कहा। उन्होंने ऐसा सिनेमा देखा नहीं था पहले कभी। शोले जैसी टेक्निक इंडिया में आई नहीं थी, उस तरह का विजुअल, उस तरह का साउंड कभी आया नहीं था। शोले उस वक्त जो फॉर्मेट था, हर पिक्चर में लॉस्ट एंड फाउंड होता था और हर पिक्चर में पिवटल कैरेक्टर मदर का होता था। शोले में मदर ही नहीं है। शोले में जो प्रोटैगनिस्ट है संजीव कुमार, उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से विलन को मार रहा है और उस विलन को मार रहा है जिससे सबको मारा है, और विलन मर रहा नहीं है, पुलिस आके पकड़ के ले जा रही है। तो 35 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट हिट बन जाती है। और यही नहीं, शोले फिल्म मिनारवा नाम के एक थिएटर में लगातार 6 साल तक हाउसफुल चली रही थी। उस टाइम पे शोले इतनी बड़ी हिट थी कि अगले 19 ईयर्स तक शोले फिल्म इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी रही और शोले का रिकॉर्ड फाइनली हम आपके हैं कौन ने 1994 में जाके तोड़ा। इसके अलावा शोले लगातार 5 साल तक यानी कि 286 हफ्तों तक थिएटर्स में हाउसफुल चली और शोले का ये रिकॉर्ड तोड़ने में बॉलीवुड को पूरे 26 साल लग गए। और शोले के 286 वीक्स वाले रिकॉर्ड बॉलीवुड ने DDL जैसे 2001 में जाके तोड़ा। अब जहां इंडिया में तो शोले फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज में भी इस फिल्म ने काफी तगड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाए। जैसे कि शोले के इंडिया में रिलीज होने के बाद शोले को 1979 में सोवियत यूनियन में भी रिलीज किया गया और सोवियत यूनियन में शोले ने ऑलमोस्ट 50 मिलियन टिकट सोल्ड किए। उस टाइम पे शोले ने जितनी टिकट सोवियत यूनियन में सोल्ड की, उतनी टिकट आज के डेट में कोई इंडियन फिल्म इंडिया में भी सेल नहीं कर पाती। और 1979 में सोवियत यूनियन में रिलीज होने के बाद 1988 में शोले को चाइना में 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया और वहां पर भी इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शोले मूवी को दुनिया भर में 250 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। और मेरी बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बॉक्स ऑफिस वाइज इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का इम्पैक्ट किस लेवल का था, कैसे सिंगल हैंडेडली इस फिल्म ने बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों पर ले गई। तो एक तरफ जहां हर कोई फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री, जो अक्सर आज के टाइम पे सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, वही साउथ इंडस्ट्री 1976 में शोले को बैन करने की डिमांड रखती है। अब पूरा मामला थोड़ा डिटेल में बताऊं तो हुआ कुछ ऐसा कि 1970s में बॉलीवुड मूवीज में साउथ में काफी तगड़ा बिजनेस करती थी, जिसकी वजह से साउथ की रीजनल मूवीज का बिजनेस इंपैक्ट होता था। और जब 1975 में शोले रिलीज होती है तो साउथ इंडस्ट्री उस फिल्म को देख के हिल जाती है। शोले की वजह से साउथ इंडस्ट्री में एक इनसिक्योरिटी सी आने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे साउथ इंडस्ट्री के पास इतना पैसा था ही नहीं, इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो शोले के लेवल का सिनेमा बना सके। इसीलिए साउथ के मेकर्स को उस टाइम पे लगा कि जिस तरह की फिल्में हम नहीं बना सकते, वैसी मूवीज अगर साउथ सिनेमा के ऑडियंस ने देख ली तो साउथ इंडिया की सारी पब्लिक रीजनल सिनेमा देखना बंद कर देगी और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज ही देखना प्रेफर करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो साउथ इंडस्ट्री की तो बैंड बच जाएगी। इसलिए साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड के डोमिनेशन से बचाने के लिए साउथ के प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस सब के सब प्रोटेस्ट पे उतर आए और ये डिमांड की गई कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बॉलीवुड मूवीज को बैन कर दिया जाए। अब वैसे बॉलीवुड मूवीज साउथ में बैन तो नहीं हुई, लेकिन अगर आपको साउथ वर्सेस बॉलीवुड की उस राइवलरी पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो में आगे चले तो अब हम शोले के फर्स्ट से अर्थ तक की स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा शोले की लेगेसी, शोले के कल्चरल इंपैक्ट पर भी डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शोले के प्रोड्यूसर्स ने शोले 2 बनाने के डिसाइड किया और आखिर क्यों शोले 2 के मेकर्स धर्मेंद्र के साथ जैकी चैन को कास्ट करना चाहते थे। और इसी पॉइंट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस फिल्म को एक जमाने में क्रिटिक्स ने 3rd क्लास फिल्म बोला था, कैसे आज की डेट में वो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम फिल्म बन चुकी
चुकी है। सो एज यू नो कि शोले जब 1975 में रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत धोया और क्रिटिक्स की धुलाई के बावजूद ये फिल्म एक कॉमर्शियल सक्सेस साबित हुई। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि भले ही क्रिटिक्स ने उस टाइम पे फिल्म को पसंद नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे शोले को क्रिटिकली एक्लेम भी मिला। जैसे कि 1999 में BBC इंडिया ने शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम यानी कि 1000 साल में एक बार बनने वाली फिल्म का टैग दिया। 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इंडिया की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में शोले नंबर 1 पे आई और 2023 टाइम आउट में 100 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज को रैंक किया गया। उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग शोले इंडिया की बेस्ट मूवीज ऑफ द ऑल टाइम है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे शोले को क्रिटिकली एक्लेम मिला, साथ ही साथ शोले की पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होती रही। और ऐसा नहीं कि बढ़ते टाइम के साथ लोगों ने बस शोले के लीड कैरेक्टर्स जय, वीरू, ठाकुर और गब्बर को ही याद रखा, बल्कि शोले के जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे जैसे कि मौसी, सूरमा, भोपाली, जेलर या फिर वो कैरेक्टर जिनके मूवीज में सिर्फ कुछ ही डायलॉग थे लाइक कालिया, वो कैरेक्टर भी अमर हो गए और आज भी लोगों को वो सारे कैरेक्टर्स याद है और उनके डायलॉग्स आज भी याद है। शोले मूवी की सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 1988 में सूरमा भोपाली के ऊपर एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाई गई। उस फिल्म का नाम भी रखा गया सूरमा भोपाली और यही नहीं, आगे जाके अक्षय कुमार ने गब्बर सिंह की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक गब्बर नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड एक फिल्म बनाया जिसका टाइटल भी रखा गया गब्बर इज बैक। और टाइटल में सिर्फ गब्बर का नाम होने से इस फिल्म की पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे चली गई। एक फिल्म को लेकर के एक हाइप क्रिएट हुई। इसके अलावा 2023 में आई पठान एंड टाइगर 3 में जो शाहरुख खान एंड सलमान का जो सीन होता है उस सीन में काफी सारे शोले के रेफरेंसेस होते हैं। इवन टाइगर 3 में जो SRK सलमान का बाइक सीन है वो शोले के जय एंड वीरू वाले बाइक सीन के रेफरेंसेस है। और अगर उन सारी मूवी की बात करने बैठ जाओ जिनमें शोले मूवी के रेफरेंसेस है तो मेरी आधी जिंदगी बताने में निकल जाएगी और आपकी आधी सुनने में, क्योंकि इंडियन सिनेमा में दुनिया भर की ऐसी फिल्में हैं जिनमें आपको शोले के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब वैसे तो शोले को रिलीज हुए 50 इयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल शोले मूवी आज के पॉप कल्चर में, मीम कल्चर में काफी ज्यादा रेलेवेंट है और उसकी रेलेवेंसी को देखते हुए शोले को बार बार री रिलीज किया जाता है। जैसे कि 2004 में शोले को रीमास्टर करके रिलीज किया गया, उसके बाद 2013 में शोले को 3D फॉर्मेट में रिलीज किया गया और 2025 में भी 12 दिसंबर को शोले को एक और बार रिलीज किया गया 4K में, वो भी ओरिजिनल क्लाइमेक्स के साथ। अब देखो शोले के नाम पे अचीवमेंट्स तो बहुत है, बट इस फिल्म के ऊपर एक दाग भी है और वो दाग लगाया था बॉलीवुड ने 2007 में। तो होता कुछ ऐसा है कि शोले मूवी की रीमेक करने की प्लानिंग की जाती है। तो 2007 में राम गोपाल वर्मा की आग नाम की एक शोले का भद्दा सा रीमेक बनाया जाता है और वो रीमेक इतना खराब होता है कि उस फिल्म की वजह से राम गोपाल वर्मा के पूरे करियर की वाट लग जाती है। अब देखो शोले का रीमेक बना, शोले का स्पिन ऑफ बना, बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक जमाने में शोले की सीक्वल भी बनने वाली थी और उस सीक्वल में जैकी चैन होने वाले थे, तो आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फेक रहा है। तो फेक नहीं रहा क्योंकि ये बिल्कुल सच है। तो हुआ कुछ ऐसा कि शोले मूवी के ओरिजिनल प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के ग्रैंडसन शासा सिप्पी शोले के सीक्वल का आइडिया राम गोपाल वर्मा को सुनाते हैं। उनको बताते हैं कि उनके पास शोले 2 की स्टोरी भी है और वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि शोले में महबूबा महबूबा सॉन्ग के बाद गब्बर एंड हेलेन टपाटप कर लेते हैं और फिर पैदा होता है जूनियर गब्बर और जूनियर गब्बर अपने फादर सीनियर गब्बर का बदला लेने की सोचता है और बदले की आग में वो वीरू एंड बसंती को किडनैप कर लेता है। फिर उनको बचाने के लिए जूनियर गब्बर से लड़ने के लिए जूनियर वीरू यानी कि वीरू का बेटा आता है। अब इस फिल्म में मेकर्स जैकी चैन को भी कास्ट करना चाहते थे क्योंकि शोले इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड थी और जैकी चैन एशिया के। तो अगर वो किसी तरह शोले 2 में जैकी चैन को ले आते तो शोले 2 ग्लोबली हिट भी हो सकती थी। आई नो ये सब बातें सुन के तुम्हें हंसी आ रही होगी, बट ये सारी बातें सच हैं। The trigger point was because of this man Sasha Sippy, GP Sippy का जो grandson, Vijay Sippy's son. Yeah, he first called me that his father wants to meet him, GP Sippy. His grandfather. Grandfather, sorry. So they had an idea to make a sequel to Sholay. Okay. You know, so what this guy told me is they already have a story. So what is the story? After Mehbooba's song, Gabbar Singh has sex with Helen. Now Helen has a baby who is Junior Gabbar, that guy. See, please don't laugh, Komal. Sorry. Yeah. Okay. अब देखो अब तक हमने आपको शोले की हिस्ट्री, शोले की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एंड शोले की लेगेसी सारी चीजों के बारे में बताया। तो अब वीडियो के आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज की डेट में क्यों बॉलीवुड शोले लेवल की फिल्म नहीं बना सकता और अगर बनाता भी है तो क्यों आज की डेट में शोले जैसी फिल्म बनाना कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या शोले सच में एक ओवररेटेड फिल्म है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्यों आज की डेट में शोले लेवल का सिनेमा नहीं बन सकता, तो देखो 1975 में जब शोले बनी थी तो फिर उस टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार्स, फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो,
अमिताभ हो या फिर संजीव कुमार या फिर इवन हेमा मालिनी, जया बच्चन। और इस कास्ट को हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट कास्ट एवर असेंबल्ड कहा जाता है। उस टाइम पे इतने सारे बड़े नाम एक फिल्म में जुड़े क्योंकि उस टाइम पे मूवीज प्रोजेक्ट्स नहीं पैशन हुआ करती थी। हर कोई मूवी बनाने के लिए पैशनेट था। उस टाइम पे एक्टर्स सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते थे और इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट को एक फिल्म में ले आ पाना पॉसिबल भी हुआ। बट अगर आज की बात करें तो इतनी बड़ी कास्ट को एक फिल्म में लाना तो दूर, एक नॉर्मल 2 हीरो फिल्म बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल के एक्टर्स बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं। उन्हें लगता है कि 2 हीरो फिल्म में क्या पता क्रेडिट दूसरा एक्टर ले जाए। तो भैया आजकल लोगों को अच्छी फिल्में बनाने ज्यादा फिल्म के क्रेडिट में इंटरेस्ट होता है। अमित जी तब तक स्टार बन गए थे। अगर आप गौर से वो फिल्म देखें तो वो दोस्त का कैरेक्टर है, हीरो के दोस्त का कैरेक्टर है। अमित जी ने अपने परफॉर्मेंस से वो निकाला है। अगर उस जमाने के आपसे सोचे तो हीरोइन भी विधवा है, रोमांटिक गाना भी नहीं है, सोलो सीन्स भी नहीं है। एक ही सीन है मौसी के साथ सोलो, और कोई सीन नहीं है सोलो। हर सीन में धर्म जी के साथ है, बट वो परफॉर्मेंस है सदा। इसलिए आप देखना कि आजकल एक्टर्स एक दूसरे की मूवीज में कैमियो तो कर देते हैं बट एक 2 हीरो फिल्म करने में उनकी आत्मा कांप जाती है। अब अगर हम बात करें कि शोले जैसी फिल्म आज के डेट में क्यों कंट्रोवर्शियल हो सकती है तो खुद जावेद अख्तर कहते हैं कि आज के डेट में वो शोले का वो मंदिर वाला सीन लिख ही नहीं सकते क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आजकल लोग बहुत ही सेंसिटिव हो गए या यूं कहे कि बहुत ही अवेयर हो गए। उन्हें नहीं पसंद आता जब कोई इनकी आस्था है उनके कल्चर या उनके रिलीजन के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करे। इसलिए तुम देखोगे कि पहले के टाइम पे जो ऐसी मूवीज बनती थी जिनमें रिलीजन और भावना में आस्था को लेके बहुत ही सेंसिबल वे में क्वेश्चन किया गया है। अब देखो इन फिल्मों की स्टोरी काफी ज्यादा सही है बट इस तरह की फिल्मों में प्रोपेगेंडा मूवीज का टैग मिलता है। और अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि क्या शोले ओवररेटेड है। तो तुमने अक्सर इंटरव्यूज में देखा होगा बड़े बड़े सेलेब्स भी शोले को ओवररेटेड बोल देते हैं। जैसे कि नसरुद्दीन शाह के अकॉर्डिंग शोले मजेदार फिल्म है बट ग्रेट मूवी नहीं है। अमिताभ बच्चन मसलन उन्होंने तो कोई भी ग्रेट फिल्म नहीं बनाई। शोले को मैं ग्रेट फिल्म नहीं मानता यार, बड़े मजेदार फिल्म है। हाँ मजेदार जरूर है, ग्रेट फिल्म किसी भी एंगल से वो नहीं है। वैसे फरहान अख्तर, कुणाल खेमे और भी एक्टर्स ने बताया कि शोले उनको उतनी अच्छी फिल्म नहीं लगी और कोई फिल्म का अच्छा ना लगना इज नॉर्मल क्योंकि अब सेलिब्रिटीज को ही नहीं बल्कि मोस्टली यंग जनरेशन को भी शोले ओवररेटेड लगती है। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे ओपिनियन में इट इज वन ऑफ द बेस्ट बट मसाला फिल्म। आई डोंट थिंक इंडियन सिनेमा में इससे बेहतर मसाला फिल्म बनी है। और बहुत से लोगों को लगता है कि शोले भी बाकी मसाला मूवीज की तरह इलॉजिकल होगी बट ये मसाला फिल्म इतनी इलॉजिकल नहीं है। शोले में कोई भी कैरेक्टर आज के मसाला मूवीज की तरह इनविंसिबल नहीं है, जैसे कि वो जाएगा और अकेला 200 लोगों को मार देगा। एक्चुअली शोले मूवी के कैरेक्टर्स काफी वेल रिटन है, लॉजिकल है। जैसे कि शोले में अमिताभ बच्चन का जो मरने वाला सीन है, उस मरने वाले सीन में अमिताभ बच्चन गब्बर के आदमियों से लड़ता है। उस सीन में अमिताभ बच्चन के पास कुछ लिमिटेड गोलियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही स्मार्टली एक एक गोली का यूज करते हैं ताकि खुद को बचा सके। और जब ये सब हो रहा होता है तब आप उस सीन में एक टेंशन फील कर सकते हो जो आजकल के मास मूवीज में मिसिंग है। और इस फिल्म में अमिताभ का जो सीन है वो एक्चुअली हिंदी सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन था, मेरे लिए नहीं मिलियंस ऑफ ऑडियंस के लिए। और अगर मैं ओवरऑल शोले की बात करूं तो शोले पूरे बॉलीवुड स्टाइल मसाला फिल्म है जिसमें मसाला जॉनर के अकॉर्डिंग हर चीज परफेक्ट है। और अगर आपको आज भी ये परफेक्शनिज्म फिर से देखना है देन शोले करंटली थिएटर्स में री रिलीज हुई है अपनी असली क्लाइमेक्स के साथ, वो भी 4K में, जो कि हम 50 इयर्स में आज तक नहीं देख पाए थे। तो इस तरह की केस स्टडी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसकी रीच बढ़ाना और हमें सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।